हेलो, इट्स वसीम। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वसीम मुनीरी ऑफिशियल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने इस चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका मैंने टाइटल दिया था बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। इस सीरीज का जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हर चैप्टर के अंदर कुछ ही गिने चुने जो है कॉन्सेप्ट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, जिसे किसी स्टूडेंट को अगर वो समझ में आ जाते हैं तो वो चैप्टर उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और अगर वो कॉन्सेप्ट या टॉपिक उसको समझ में नहीं आते तो वही चैप्टर जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य, मेरा ऑब्जेक्टिव इस सीरीज का यही है कि मैं उन गिनी चुनी चीज़ों को आपके सामने जो है डिस्कस करूँ, उनको आपको समझाऊँ। ओके, मैं आपके साथ एक चीज़ और यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, डिस्कस करना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट की जो अप्रोच है वो रॉन्ग होती है। क्या है कि कुछ स्टूडेंट जो है बहुत सारे क्वेश्चन लगाते हैं और फिर उससे वो अपना कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं, जो कि एक रॉन्ग अप्रोच है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक पे वो इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो गिने चुने ही होते हैं। तो हमारा सही अप्रोच ये है कि पहले हमें नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहिए, जो उस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, जो कि बहुत कम होते हैं। अगर हम एक चैप्टर की बात करें, पहले हमें उनको समझना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमें जो है क्वेश्चंस को लगाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो इस चैप्टर के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के ही नहीं बल्कि इस पूरी बुक, क्लास 12 की जो पहली बुक है वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक चार्ज पे ही बेस्ड है। तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जैसे एक तो टाइप्स कि जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कितने तरीके के होते हैं, तो दो तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। एक तो ये बात मालूम होनी चाहिए। दूसरा तो मैं इनका एक फंडामेंटल लॉ होता है कि लाइक चार्ज जो होते हैं, लाइक चार्ज मतलब एक जैसे चार्ज, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए या निगेटिव निगेटिव हो गए, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो एक की पॉइंट हमें ये मालूम होना चाहिए। और दूसरा की पॉइंट क्या है इसी का कि अनलाइक अगर चार्ज है, अनलाइक चार्ज मतलब कि फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दो बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जो है दोनों चीज़ें कि लाइक चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। और चार्ज जो है दो तरीके के होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि हमें क्यों मालूम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है यहाँ पे चार्जेस रखे हुए हैं, सपोज करो ये एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक जो है सपोज करो नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे जो है इसके बीचों बीच इसके इनकी लाइन पे, ठीक है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर, यहाँ पे एक और चार्ज रखा हुआ है और सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ आपको ये कैलकुलेट करना कि आप ये कैलकुलेट करो कि बीच में जो चार्ज रखा है ये जो है इस पर नेट फोर्स जो है किस तरफ होगी। ठीक है, तो देखो ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव जो है इसको किधर धक्का देगा, इसको इस तरफ धक्का देगा ये। ठीक है, इधर पुश करेगा इसको जो है। ठीक है, और तो ये फोर्स है जो कि पॉजिटिव लगाएगा इसको। अब ये निगेटिव इसको किधर पुश करेगा, पुल करेगा। ये जो है निगेटिव क्या करेगा, ये जो निगेटिव चार्ज है इसको ये भी क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में पुल करेगा। तो ये तभी स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को समझ सकता है जब उसको ये मालूम हो कि लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से बीच वाले चार्ज पे जो फोर्स है, दोनों ही चार्ज किधर लगा रहे हैं, टुवर्ड राइट लगा रहे हैं फोर्स जो है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। जैसे इसका एक और एग्जांपल लें, जैसे फॉर एग्जांपल इक्विलेटर अगर ट्रायंगल दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और इसके वर्टेक्स पे जो है चार्जेस रखे हुए हैं। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है एक, ठीक है, और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे सपोज करो एक निगेटिव चार्ज रखा हुआ, और तुमसे पूछा ये जो यहाँ पे चार्ज ए पे जो है, ठीक है, बी और सी जो चार्ज हैं वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ए पे जो है बी किधर की वो डायरेक्शन में पॉजिटिव वो लगाएगा, फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है। तो जो है बी जो है ए को क्या करेगा, रिपेल करेगा। किस डायरेक्शन में, अपने से दूर। अपने से दूर मतलब यहाँ इस डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। ये क्या हो गया, ए पे जो फोर्स लग रही है, जो बी लगा रहा है किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। और जो ए पे जो सी जो फोर्स लगा है वो क्या
करेगा, ये दोनों ए पॉजिटिव है, सी निगेटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी ओर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो देखो ये जो कंसेप्ट है कि ये एक फोर्स इधर आई और एक फोर्स जो इधर आई, ये बच्चा तभी समझ सकता है, स्टूडेंट तभी समझ सकता है जब उसको ये कंसेप्ट मालूम हो कि लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें इस चैप्टर के रिगार्डिंग मालूम होना चाहिए वो है फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है। तो दुनिया की हर जो मैटर है वो 3 ही फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है जो हमारे सिलेबस में है, जिसमें एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। अगर हम नेचर ऑफ चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी ये न्यूट्रल होता है। अगर हम बात करें कि इस पे निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो निगेटिव चार्ज होता है वो कितना निगेटिव होता है, तो अगर उसकी हम अमाउंट की बात करें कितने कूलम चार्ज होता है, कितना निगेटिव चार्ज होता है, तो वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिमिलरली अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इतना ही होता है, बस पॉजिटिव में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये पॉजिटिव में होता है। और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो ये 0 होता है। इसकी वजह से हमें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली, हमें इन्हीं 2 चार्ज पार्टिकल के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। और एक तो ये चार्ज मालूम होना चाहिए, एक और चीज़ हमें इनके बारे में मालूम होना चाहिए, एक और प्रॉपर्टी, एक और जो है ठीक है चीज़ हमें मालूम होना चाहिए, वो है इनका मास। इलेक्ट्रॉन का मास भी मालूम होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल 9.1, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लाइट पार्टिकल होता है। अगर हम बात करें प्रोटॉन की तो इसके जो मास होता है वो होता है 1.67, ठीक है, 26 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये इससे बहुत ज़्यादा हैवियर होता है। न्यूट्रॉन का मास जो है वो अप्रॉक्सीमेटली प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है, स्लाइटली हैवियर होता है, ठीक है। और इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली, लेकिन चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ 1.6749, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आता है, ठीक है। तो ये इतना इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आगे सर ज़रूरत कैसे पड़ेगी हमें, जो है इनका जैसे इसके चार्ज की कैसे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, और मास की क्यों ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है कि सपोज करो एक बॉडी से जो है, सपोज करो जैसे सोडियम मेटल लिया, ठीक है, और उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, निकल जाएगा, तो आपको मालूम है सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन जो है निकलेगा तो उस पर जो है प्लस चार्ज आता है, Na प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन जब निकला। तो बेटा अब जो है आपको ये पता करना है कि Na पे जो है, सोडियम एटम पे जो है कितना निगेटिव चार्ज, मतलब कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप तब तक कैलकुलेट नहीं कर पाओगे जब तक आपको ये नहीं मालूम हो कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्चुअली चार्ज कितना लेके गया। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन के पास जो है चार्ज इतना होता है, इतना ये लेके चला गया, तो इतना ही इस पे क्या आ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा सोडियम एटम पर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम ने जो है सपोज करो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो इस पर +2 चार्ज आ जाएगा, तो +2 और क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब हमें बात करना है कि ये कितना चार्ज होगा, ये 2 +2 जो हम लिखते हैं एक्चुअली +2 नहीं होता है, ये कितना 2 इंटू कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होगा, इतना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इतना होता है, लेकिन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो इतने कूलम का जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बेटा अगर तुम्हें ये वैल्यू नहीं मालूम होगी तो आप जो है इस चैप्टर में जो है, ठीक है, आपको, ठीक है, थोड़ा दिक्कत आने वाली है। तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ठीक है। अब आती है सर आपने इसका मास भी बता रखा, मास का कहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो देखो बेटा एक तो, ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के साथ में बता रहा हूँ, सपोज करो यहाँ पे एक निगेटिव बॉडी रखी है, नेगेटिव प्लेट रखी हुई है, और ऊपर जो है एक पॉजिटिव प्लेट रखी हुई है, नीचे नेगेटिव है और ऊपर क्या है, पॉजिटिव प्लेट रखी हुई है, और इसके बीचों बीच एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने रख दिया। अब इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव है, तो ये नीचे जो प्लेट है निगेटिव, ये इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी, ऊपर की ओर धक्का देगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन का एक मास भी होगा, इलेक्ट्रॉन का एक अपना क्या भी होगा, मास भी होगा, जो किधर की तरफ एक्ट करेगा, नीचे की तरफ एक्ट करेगा,
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे एक मास एक्ट करेगा mg जो कि नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ एक क्या रिपल्शन फोर्स लगेगी जो ऊपर की तरफ एक्ट करेगी तुम्हारी, और ये जब इक्वल हो जाएंगी तो ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। अब इसके लिए जो है आप ये इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। Fr इज इक्वल टू mg। अगर आपको Fr यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन पता करना है तो आपको चार्ज मालूम होना चाहिए, तभी तुम कूलम्ब्स लॉ लगा के इसको आगे सॉल्व कर पाओगे। कूलम्ब्स लॉ इसी में जो है इस चैप्टर में एक लॉ पढ़ोगे, लेकिन वो लॉ तभी यूज कर पाओगे आप जब आप जो है आपको इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मालूम हो, ठीक है। जब आपको रिपल्शन निकालना पड़ेगा तो आपको इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मालूम होना चाहिए। दूसरा देखो यहाँ पे mg जो ये फोर्स है, ये यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपको मालूम होगा तभी इस आगे जो है आप इस क्वेश्चन में, ठीक है, मूव कर पाओगे, नहीं तो यहीं पे तुम अटक जाओगे। तो आपने ये सीखा यहाँ पे कि आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, उसके मास के बारे में, उसके चार्ज के बारे में, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी इस चैप्टर के अंदर, ये आपको याद होना चाहिए। तीसरी चीज जो इस चैप्टर के रिगार्डिंग हमको मालूम होनी चाहिए वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड द फंडामेंटल फोर्सेस। ये दोनों ही चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। कैसे मालूम, इनका मालूम होने से हमें कैसे फ़ायदा होने वाला है उसको समझते हैं, ठीक है। तो पहला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो एटम के जो है मेन दो पार्ट होते हैं, एक तो इसका न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ क्या होती हैं, शेल्स होती हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है मैं एक न्यूक्लियस बना देता हूँ पहले, एक थोड़ा इसे मैं बड़ा करके बना रहा हूँ। वैसे न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, इसमें प्रोटॉन भरे रहते हैं और न्यूट्रॉन भरे रहते हैं, ठीक है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और जो है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके चारों तरफ, ठीक है, रिवॉल्व करते हैं एक सर्टेन जो है पाथ पर, जिसको हम शेल्स कहते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है हमारे क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। हमें ये बेसिक आइडिया हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। अब इसके पता होने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी किसी बॉडी पर चार्ज आता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही आता है, ठीक है। ये क्यों आता है इसको समझना है हमें, ठीक है। दूसरा, कभी भी जो है प्रोटॉन कभी पार्टिसिपेट नहीं करता किसी बॉडी को चार्ज अनचार्ज करने में, क्योंकि प्रोटॉन कभी बाहर ही नहीं आ पाता। अब क्यों नहीं आ पाता, एक ये वाली क्वेश्चन हो गया। दूसरा, प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, तो रिपल क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो इन सभी का अगर हमें जो है आंसर चाहिए क्वेश्चन को, तो पहले हमें समझना पड़ेगा फंडामेंटल फोर्सेज को। तो हमारे नेचर में 4 तरह की फंडामेंटल फोर्सेज होती हैं, जिसमें सबसे पहले होती है तुम्हारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और ठीक है, सबसे मैं ऑर्डर वाइज लिख रहा हूँ, सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, उसके बाद जो इससे वीक होती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इससे भी जो वीक होती है वो होती है तुम्हारी वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये इससे भी ज़्यादा वीक होती है। और सबसे वीकेस्ट जो फोर्स होती है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ठीक है, तो इस वाले चैप्टर के रिगार्डिंग बोलूँ तो ये सबसे ज़्यादा हमें जो मालूम होना चाहिए तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, और जो पूरा चैप्टर जो बेस्ड है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ ठीक है न्यूक्लियस के अंदर लगती है, एक तो तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए। दूसरा, ये नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, मतलब ये पॉजिटिव दो प्रोटॉन के बीच में भी एक्ट कर सकती है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट करती है, न्यूट्रॉन पे भी ये एक्ट कर सकती है, यानी ये नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है, सबसे ज़्यादा ये होती है, उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग ये होती है, उसके बाद जो है सबसे जो है वीकेस्ट में कौन आएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो आपको ये ऑर्डर भी मालूम होना चाहिए। अब ये ऑर्डर मालूम है तो आप ये समझ सकते हो कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इतने पास रहते हैं, फिर भी ये एक दूसरे को रिपल क्यों नहीं करते। एक्चुअली रिपल तो कर रहे होते हैं, लेकिन क्या है, रिपल कर रहे हैं तो वो किस फोर्स से कर रहे हैं, रिपल जो कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कर रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, जो किसकी वजह से कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है,
वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसलिए ये रिपल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हो रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, रिपल भी कर रहे हैं, लेकिन जो है वो जो है न्यूक्लियर फोर्स की वजह से क्या भी कर रहे हैं, अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो अब जीतेगा कौन? सपोज करो जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इनके बीच में एक्ट कर रही है वो 10 न्यूटन से कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। लेकिन जो है जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सपोज 100 न्यूटन लग रही है, तो इसलिए ये ओवरऑल रिपल नहीं कर पाते। ओवरऑल ये है ये न्यूक्लियस के अंदर आराम से क्या करके अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स की वजह से जो है ये एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं और रिपल नहीं कर पाते। एक तो ये बात तुम्हें तभी समझ में आएगी जब आपको ये वाला कंसेप्ट मालूम हो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, अच्छा, अब दूसरी बात मैंने बताई थी, जो चार्ज किसी भी बॉडी पे आता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से आता है। प्रोटॉन कभी निकल ही नहीं पाता। क्यों? देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से वो किस फोर्स से बंधा हुआ है? जो तुम्हारा न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज है। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक या जो इस कैटेगरी में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में आती है, इसमें लाई करता है। अब क्या है, तो ये न्यूक्लियर फोर्स से क्या है, थोड़ा वीक होती है, तो इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन को हम जो है इजीली निकाल सकते हैं, इजीली जो है ये निकल सकता है। लेकिन प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो बाउंडेड है विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसलिए हमेशा किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आता है। जैसे किसी बॉडी पे अगर नेगेटिव चार्ज आया तो सरप्लस ऑफ नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो किसकी वजह से? सरप्लस ऑफ, ठीक है, सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने की वजह से क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। कहीं पे अगर डेफिसिट हो गई है इलेक्ट्रॉन का, क्या हुआ है? डेफिशिएंसी हो गई है, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आएगा तुम्हारा? वो जो है वो पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी हमेशा इलेक्ट्रॉन की वजह से ही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आते हैं, कभी भी प्रोटॉन की वजह से नहीं मिलेगा आपको चार्ज जो है, ठीक है, क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉन ही मूव कर पाता है और प्रोटॉन मूव नहीं कर पाता, क्योंकि प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बाउंडेड होता है, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें अब समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का भी आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए और आपको फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में मालूम होना चाहिए। ये अगर मालूम होगा तो आपको इस चैप्टर में बहुत सहूलियत होगी, बहुत ही जो है आपको जो है कंफर्टेबल फील होगा, ठीक है, और ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। चौथी चीज़ जो इस चैप्टर के रिगार्डिंग हर स्टूडेंट को मालूम होनी चाहिए वो है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक आइडिया उसको मालूम होना चाहिए, बेसिक जो है उसको मालूम होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। अब बेसिक क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, इसके ऊपर मैं आपको मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में मालूम होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें किसी भी, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है। किसकी आती है? राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है। और राइट एंगल के ट्रायंगल के जो अपोजिट साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये तुम्हें हमेशा याद रखना है। अब ये तो ठीक है, हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं, लेकिन रह जाता है परपेंडिकुलर और बेस। ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि परपेंडिकुलर जो सीधी लाइन है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि पहले आप थीटा को डिसाइड करोगे, थीटा या तो यहाँ पे हो सकता है या थीटा ये वाला हो सकता है, ठीक है, अदर देन 90 के सामने वाला तो एच फिक्स्ड हो गया भाई, 90 के डिग्री के सामने जो साइड होगी वो तो हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। अब रह गया कि परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। तो थीटा जो होता है, थीटा के अपोजिट जो साइड होती है ना, थीटा के अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है, ये तुम्हें याद रखना है। अब जो बच गई वो क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। अब इसमें भी देखो जो थीटा है इसके सामने वाली जो साइड होगी क्या बनेगी? परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो क्या बनेगा? बेस बनेगा। तो आपको तो एक तो यही क्लियर होना चाहिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज कौन कौन से होते हैं, ठीक है। 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है और थीटा के अपोजिट जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ तुम्हें एक और बात याद रखनी है, वो ये है कि इन साइड्स के रेशियो को क्या कहते हैं। जैसे कि अगर मैं अगर बात करूँ P/H का रेशियो, ठीक है, P/H का रेशियो जो होता है उसको हम साइन थीटा बोलते हैं। साइन थीटा क्या है? P/H के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? साइन थीटा बोलते हैं। P/H के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? साइन थीटा बोलते हैं। तो P/H ये क्या होता है? साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा वो क्या होता है? B/H के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? कॉस थीटा बोलते हैं। और सिमिलरली
tan थीटा जो होता है वो P/B होता है। तो एक ये वाली तो चीज़ भी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो ये साइड के रेशियो जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी हमें मालूम होनी चाहिए। इसके बाद जो है एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो है P/B और H, इन तीनों में एक रिलेशन होता है P/B/H में, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। क्या भी बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि जो h का स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, वो सम ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये भी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। मैं इन सबको तुम्हें एग्जांपल के साथ बताऊँ कहाँ कहाँ पे यूज़ होना ही होना है। मतलब ये सारी चीज़ जो है आपकी ये सारी चीज़ यूज़ होने वाली है। ये पाइथागोरस थ्योरम इस चैप्टर में बहुत भर भर के यूज़ होने वाली है बेटा, ठीक है। मतलब पूरे ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज है इस चैप्टर के अंदर जो है, ठीक है। तो मैं वो लिस्ट बना लेता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हम इसका यूजेस भी सीखेंगे, ठीक है, इसको यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है एक जो तुम्हें याद होना चाहिए वो है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बहुत ज़्यादा जो है यूज़ होता है। क्या है ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको तीन जो वैल्यूज़ हैं वो सही से मालूम होना चाहिए। किस किस की वैल्यू? एक तो साइन थीटा की, एक कॉस थीटा की और एक टेन थीटा की। इनकी वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। किन किन एंगल पे? एक तो 0 डिग्री पे, ठीक है, एक 30 डिग्री पे, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है, और एक 45 डिग्री पे, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद जो है तुम्हारा 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। 90 के बाद जो है 120 डिग्री भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, 120 डिग्री। और उसके बाद जो है तुम्हारा 180 डिग्री, आने को तो कुछ भी आ सकता है लेकिन ये मैं वो एंगल बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक 270 हो गया और एक 360 हो गया, ठीक है। यहाँ तक ये शुरू वाले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन आपको इतने तक मालूम होना चाहिए, ठीक है, आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो साइन 0 जो होता है वो कितना होता है? साइन 0 0 होता है। ये आपने 10 तक पढ़ाई होगा, ठीक है। साइन 0 0 होता है। tan 30 जो है वो 1/2 होता है। ये 1/√2 होता है। जो है 60 जो है साइन 60 √3/2 होता है। और 90 जो होता है वो 1 होता है, ये आपने पढ़ रखा होगा। 120 जो होता है साइन वो √3/2 होता है। 180 पे 0 हो जाता है साइन, और 270 पे -1, और 360 पे अगेन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। cos 0 की बात करें तो ये जो है वैल्यू जो है, ठीक है, cos 0 पे ये 1 होती है, 30 पे √3/2 होती है, 45 पे सेम रहती है 1/√2, 60 पे 1/2 हो जाती है, 90 पे 0 होती है, 120 पे -½ होती है, 180 पे -1 होती है, 270 पे 0 होती है, और 360 पे 1 होती है। tan थीटा की बात करें तो 0 पे 0 होती है, 30 पे 1/√3 होती है, 45 पे 1 होती है, 60 पे जो है √3 होती है, 90 पे जो है नॉट डिफाइन है, 120 पे जो है तुम्हारी -√3 होती है, 180 पे 0 होती है, 270 पे फिर से नॉट डिफाइन होती है, और 360 पे 0 होती है। ये टेबल जो है आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है इस चैप्टर के अंदर, तो ये टेबल आपको आनी ही चाहिए, ठीक है, ये टेबल आपको आनी ही चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग। ओके, तो ये मैंने तुम्हें 3 चीज़ें बताई हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। अब इसका मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे कहाँ पे यूज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, जैसे आपको है ना यहाँ पे एक चार्ज दिया होगा, मतलब अभी आपने चैप्टर तो स्टार्ट नहीं किया होगा, तो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चार्ज दिया है, यहाँ एक चार्ज दिया है, ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज दिया है, ठीक है, और समहाउ जो है आपको ये डिस्टेंस दे रखी है, सपोज करो r,
और ये वाली डिस्टेंस है सपोज करो तुम्हें ए दे रखी है, अब तुम्हें इस वाली डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको मालूम ही पड़ रहा है यहाँ पे क्या बनना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, और यहाँ पे मैं पाइथागोरस को यूज करके मैं ये वाली साइड की मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। जैसे ये जो निकल के आएगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या किसका यूज हुआ, हमारे यहाँ पे जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल सपोज करो मेरे को जो है यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल दिया होता है जिसकी हर साइड सपोज करो एल 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 दे रखी थी, ठीक है, और मुझे जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब मुझे सपोज करो ये वाली साइड निकालनी थी, कौन सी वाली साइड, ये वाली साइड, सपोज इसको मैंने एच बोल दिया, ये मुझे निकालना है सपोज करो, ठीक है, या इसको एक्स बोल देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, एक्स मैंने इसको सपोज करो अज्यूम करा, मुझे ये वाली लेंथ जो है इसका एल्टीट्यूड जो है वो निकालना है। अब क्योंकि ये जो है तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका ये एंगल कितना होगा तुम्हारा 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो मुझे 60 डिग्री मालूम है और ये वाली साइड जो है मुझे एल मालूम है, ठीक है, एल जो है मुझे मालूम है, ठीक है। तो मुझे जो है एक्स की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ एल, कैसे निकलेगी, ठीक है। तो देखो मुझे क्या, अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस वाले ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल को मैं नाम दे देता हूँ सपोज करो ए बी सी, और सपोज करो ये एल की वैल्यू जो है 10 दे रखी है, सपोज करो 10 सेंटीमीटर, हर साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, मुझे ए बी निकालना है सपोज करो, ठीक है। तो अब बताओ मुझे जो है इस 60 डिग्री जो ये एंगल दिया हुआ है इस ट्रायंगल के अंदर ए बी सी के अंदर, तो पहले मुझे बताइए ये तो राइट एंगल होगा, यहाँ पे राइट एंगल के सामने जो साइड होती है ये हो गया एच, यानी एच जो है मेरा क्या है 10 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया, और मुझे निकालना क्या है ये वाली साइड। अब ये एंगल के सामने वाली साइड है तो ये क्या हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया, तो हमें P और H में रिलेशन चाहिए, ये क्या है परपेंडिकुलर, ए जो X है ये क्या हो गया तुम्हारा AB जो है ये परपेंडिकुलर हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं हम H बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर क्यों होगा, क्योंकि हमने भी सीखा था जो एंगल है उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो यहाँ पे एंगल ये है, इसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो बताओ साइन जो है मैं क्या लगाऊँ, साइन थीटा लगाऊंगा, क्योंकि मुझे किस किस के बीच में रिलेशन चाहिए, मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन चाहिए। अब साइन एंगल कितना दे रखा है मुझको 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना है मेरा जो परपेंडिकुलर है वो कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर जो दे रखा है मेरा वो दे रखा है x जो मुझे निकालना है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है मेरा ये AC जो कि मुझे 10 गिवन है। तो यहाँ से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। साइन थीटा साइन 60 की वैल्यू मैं इस वाले ट्रायंगल से निकाल लूँगा जो कि कितनी है √3/2, तो यहाँ पे मैंने √3/2 वैल्यू रख दी है ना साइन 60 की, और यहाँ पे x/10 रख दिया। अब इस 10 को इधर मैं सेंड करूँगा और इस तरीके से मेरा क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया मेरा x जो है 5√3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, x की वैल्यू जो आ गई मेरे पास वो आ गई 5√3। तो इस तरीके से देखो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं, बहुत सारी जगह इसका क्या होता है यूज़ होता है, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल दो फोर्स एक्ट कर रही हैं, ठीक है, एट एंगल कितना है इनके बीच में, सपोज करो 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और मुझे रिजल्टेंट निकालना है, तो मेरे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा वो, ठीक है, क्या होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला A², सपोज ये फोर्स जो है वो सपोज करो 10 न्यूटन की है, और ये वाली जो फोर्स है सपोज करो मेरी, ठीक है, 15 न्यूटन की है। अब और इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल जो है 120 डिग्री है, ठीक है। तो अब मुझे जो है अगर इनका रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला होता है A² + B² + 2AB cos थीटा। अब cos थीटा, cos कितना है यहाँ पे, एंगल कितना है 120। अब cos 120 जब तक किसी को नहीं मालूम होगा cos 120, ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे आप जो है, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसका यूज़ होता है इस टेबल का, ठीक है। तो आपको ये टेबल सही से मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री बताया, ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और ये भी बताया कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ये यूज़ होने वाली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज़ है ट्रिग्नोमेट्री का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो इसलिए आप ट्रिग्नोमेट्री के जो ये बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे इनके रेशियोज़ को, ठीक है, कौन से रेशियो को क्या बोलते हैं, दूसरा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ठीक है, किस तरीके से डिसाइड किया जाता है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, और ये ठीक है साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू जो है किस किस एंगल पे कितनी वैल्यूज़ होती हैं ये हमें मालूम होना चाहिए एटलीस्ट जो है, ठीक है। पांचवी चीज़ जो इस चैप्टर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वेक्टर के बारे में आपको मालूम होना, वेक्टर की नॉलेज होना, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको जो है बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़नी है, जैसे कि बहुत सारी नहीं, मेनली चार जो है वेक्टर क्वांटिटी पढ़नी है। जैसे एक फोर्स पढ़ना है आपको, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी पढ़नी है। इसके अलावा आपको एक डाइपोल मोमेंट पढ़ना है,
और एक टॉर्क पढ़ना है। ये जो है 4 क्वांटिटी आपको बेसिकली इस चैप्टर में पढ़नी है, जो कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा एक एरिया वेक्टर भी पढ़ोगे तुम। एरिया वेक्टर जो है ये भी क्या होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये जो है आपको वेक्टर क्वांटिटी तभी समझ में आएंगी जब आपको इनका जो है ऑपरेशन आता है। ऑपरेशन मतलब इनको ऐड कैसे करते हैं, इनको जो है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये अगर तुम्हें आएगा तभी ये चैप्टर जो है समझ में आएगा, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उनका जो है हमें रिजल्टेंट निकालना चाहिए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहिए, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहिए। 3 चीज़ें आनी चाहिए। तो मैंने इसको 3 हिस्सों में आपको इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। और ये इसी चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में जहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी आएंगी ये आपको ये जो 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए। रिजल्टेंट निकालना, कोई भी जितनी वेक्टर दिए हैं उनका रिजल्टेंट निकालना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहिए और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए मैं इसका रीज़न भी दूंगा, ठीक है। साथ के साथ बताता जाऊँगा किस तरीके से ये चैप्टर में यूज़ होने वाली है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं सबसे पहले बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 वेक्टर क्वान्टिटीज़ हैं, ठीक है। 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, समझ करो। एक वेक्टर क्वांटिटी दी है ए और एक है बी, ठीक है। एक वेक्टर क्वांटिटी है सपोज करो तुम्हारे पास ए और एक वेक्टर क्वांटिटी है सपोज करो तुम्हारे पास बी। और तुम्हें जो है इनके बीच का जो एंगल है वो सपोज करो कितना है, वो थीटा दे रखा है, ठीक है। समझ में बात। अब हमें क्या करना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। एक तो रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। एक तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है और दूसरा हमें निकालनी है उसकी डायरेक्शन। जो रिजल्टेंट होगा उसकी क्या निकालनी है, डायरेक्शन। तो ये दोनों चीज़ें अगर हम निकालना सीख जाएं तो हमारा रिजल्टेंट जो है कितने भी वेक्टर का है वो हमें मालूम पड़ सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ अभी 2 वेक्टर का लेके बता रहा हूँ, लेकिन आपको मैं कितने भी वेक्टर्स हों उनका तुम रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हो उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं, अगर 2 वेक्टर दिए हुए हैं और उनके बीच का एंगल हमें अगर थीटा गिवन है, हमें एंगल गिवन है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए बी क्या है, कोई भी 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और थीटा क्या है, इन 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ के बीच का एंगल है। तो मैग्नीट्यूड तो इस वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सर डायरेक्शन कैसे निकलेगी, ठीक है। सपोज करो हमारे पास जो है बीटा जो है, या फाई मान लेता हूँ, फाई एक क्या है एंगल है जो कि रिजल्टेंट बना रहा है, ठीक है। रिजल्टेंट कहाँ पे होगा, देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका रिजल्टेंट बताऊं तो मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। ये सपोज करो मेरा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। बी के पैरेलल मैंने बी वेक्टर बना दिया, ए के पैरेलल मैंने ए वेक्टर बना दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। अब जो है सपोज करो अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, मैंने इनके एक डायगोनल ड्रॉ करा ये, ठीक है। ये ही क्या होगा, ए और बी का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा आर। अब ये आर जो है ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। सपोज करो फाई एंगल बना रहा है, फाई। तो ये फाई जो है, ठीक है, जो आर बना रहा है विद, ठीक है, वेक्टर ए के साथ, ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये निकलता है tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस वाले फॉर्मूले से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि आर जो है किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, कितना एंगल बना रहा होगा ए के साथ, ठीक है। और इस वाले फॉर्मूले से हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं रिजल्टेंट का। ये 2 फॉर्मूले मालूम है तो आप कितनी भी फोर्सेस दी हुई हैं उन सब का रिजल्टेंट निकाल सकते हो। अब कैसे सर, 2 का होगा तो ठीक है, 2 का तो समझ में आता है, 2 से ज़्यादा हुई तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए पहले आपको एक तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सीखना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा आपको, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को निकालना समझना पड़ेगा आपको। सपोज करो आपके पास एक वेक्टर है जो ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना वर्टिकल डायरेक्शन में है। सपोज करो हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल जो है सपोज करो थीटा एंगल बना रहा है, और ये सपोज करो कोई एक वेक्टर क्या है, ए कोई एक वेक्टर है। तो इसका जो कंपोनेंट होगा वेक्टर ए का, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा, ये तुम्हें आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो होगा, जो थीटा के अलॉन्ग होता है, थीटा के अलॉन्ग जो होता है वो ए कॉस थीटा होगा। क्या होगा, ए
कॉस थीटा, और जो थीटा के ठीक है अलॉन्ग नहीं, थीटा के अपोजिट होगा, ठीक है, वो क्या होगा तुम्हारा जो है उसको हम बोलेंगे ए साइन थीटा। तो आपको एक तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसको मैं रिजॉल्व कैसे करूँगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब अगर ये तुम्हें आता है तो आप जो है कितने भी वेक्टर क्यों ना दिए हों, आप जो है उसको उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं ये दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करके। एक तो ये, इससे मैग्नीट्यूड मालूम पड़ जाएगा, और एक इससे जिससे हमें डायरेक्शन मालूम पड़ जाए। कैसे, चलो इसको सीखते हैं, ठीक है। सपोज करो मेरे पास जो है ना, सपोज करो मेरे पास कुछ इस तरीके से वेक्टर है, कोई एक वेक्टर है इस तरफ, ठीक है, और एक वेक्टर जो है तुम्हारा है सपोज करो इस तरफ, ठीक है, और एक वेक्टर सपोज करो मेरा जो है वो है इस तरफ। ये तीन वेक्टर्स हैं, ठीक है। और सपोज करो ये जो है इनके बीच का एंगल यहाँ पे जो है सपोज करो 30 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पे सपोज करो ये कितना दिया, 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है सपोज करो, ठीक है। और इन फोर्स को मैं कुछ नाम दे देता हूँ। सपोज करो ये जो है 10 न्यूटन की फोर्स है, 10 न्यूटन। ये भी सपोज करो 10 न्यूटन फोर्स है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने सारी फोर्सेस कितनी ली, 10 न्यूटन ले ली। अब मुझे इन फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, और मैं कह रहा हूँ इन्हीं से ही मालूम पड़ेगा। अब ये मैंने 3 फॉर्मूले, आप चाहे कितनी भी फोर्स ले सकते हो, इसी से, इसी फॉर्मूले से हम जो है, ठीक है, निकाल सकते हैं इनका रिजल्टेंट, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखो, तो पहले ही ध्यान रखना आपको, जो भी फोर्सेज जो ना वर्टिकल में है ना हॉरिजॉन्टल में है, उनको रिजॉल्व कर दो। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बताया कैसे रिजॉल्व करते हैं, इस तरीके से उनको क्या कर दो, रिजॉल्व कर दो। और जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में उनको कुछ नहीं करना। जैसे ये वाली फोर्स क्या है, ये वर्टिकल है, इसको कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो देखो कैसे क्या होगा तुम्हारे पास, देखो ये वाली फोर्स मैंने ली, ये वाली को तो एज इट इज छोड़ देंगे हम, 10 न्यूटन फोर्स है ये, इसको एज इट इज छोड़ दिया। अब ये वाली जो फोर्स है तुम्हारी, ये वाली जो फोर्स है, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक आएगा इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है, इसका इस वाली फोर्स का जो है एक इस वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा जो थीटा के लॉन्ग है। तो मैंने क्या था, थीटा के लॉन्ग जो होता है वो कॉस थीटा में जाता है। तो क्या बन जाएगा, tan cos थीटा। थीटा कितना है हमारे पास, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर वाली डायरेक्शन में, ये tan sin कितना, 30 डिग्री, ये हो गया। ऐसे सिमिलरली मैं ये वाली फोर्स को ब्रेक करूंगा, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट थीटा के लॉन्ग जाएगा, जो कि क्या होता है, थीटा के लॉन्ग जो होता है वो कॉस थीटा होता है। तो tan cos 60 डिग्री, और एक होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में, ठीक है, एक कंपोनेंट इधर जाएगा इसका, तो जो कि क्या होगा तुम्हारा tan sin 60 डिग्री। तो इस तरीके से होगा, ठीक है। अब इन फोर्स को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो इधर तो हमारे, ठीक है, ये वाली फोर्स तो हमें दे रखी है, कितनी है, नीचे की ओर 10 न्यूटन फोर्स है। ऊपर की तरफ हमारे पास 2 फोर्सेज हैं अब, ठीक है। एक है tan sin 30, tan sin 30 कितनी हो जाएगी, tan sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ओवरऑल ये आ गई हमारे पास कितनी, 5 न्यूटन होगी। दूसरी एक और फोर्स भी है ऊपर ही डायरेक्शन में, tan sin 60, तो ये कितनी होगी, tan sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये 2 से 2 5 10, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 5√3, ठीक है। और अगर मैं √3 की वैल्यू रख दूँ, √3 की वैल्यू जो होती है करीब करीब कितनी होती है, करीब करीब जो होगी 1.73 होती है। मैंने 1.7 ले लिया, ठीक है। तो 17 5 85, तो 8.5 न्यूटन जो है ये हमारे पास क्या आ गई, फोर्स आ गई, ठीक है। और बताओ नीचे क्या है तुम्हारे पास, 10 न्यूटन फोर्स है। इस साइड कितनी होगी, 10, इस साइड जो ये वाली फोर्स है ये कितनी होगी, ये थी tan cos 30, tan cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से फिर से ये कट जाएगा, 2 5 10, और 5 इंटू √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.7, ठीक है। 5 भी 1.7, ठीक है, 3 होती है, तो मैंने 1.7 ले लिया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 17 5 तक कितना हुआ, 85, तो 8.5 न्यूटन ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं tan cos 60, जो कि इस तरफ है, ये वाला tan cos 60। ये क्या होगा तुम्हारे पास, tan cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तुम्हारा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। तो बेटा अब क्या करो, फिर से एक बार और डायग्राम बनाना है हमें, ठीक है। इस वाली डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में कितना फोर्स है, 10 न्यूटन का। ऊपर कितना फोर्स है, एक तो 5 है, और एक ये वाला फोर्स भी है जो कि 8.5 है। दोनों को ऐड कर दो, दोनों जो है फोर्सेस को ऐड करो, तो 8 और 5 13, 13.5। ऊपर की तरफ कितनी फोर्स है नेट हमारी,
ऊपर की तरफ है 13.5 न्यूटन की फोर्स, ठीक है। और इस तरफ जो है तुम्हारे पास कितनी फोर्स है, 8.5 न्यूटन की फोर्स है। और जो इस तरफ है हमारे टुवर्ड लेफ्ट जो है वो कितनी है हमारे पास, 5 न्यूटन की फोर्स है, 5 न्यूटन की फोर्स। अब देखो ये हमारे जो है सारे जो फोर्सेज हैं वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में हो चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो जैसे अगर हम वर्टिकल की बात करें, ऊपर 13.5 है, नीचे 10 है, तो ये क्या होगा, कटेगा। 13.5 में से 10 गए तो कितनी फोर्स बचेगी, 3.5 फोर्स बचेगी, जो कि किधर की ओर बचेगी, ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, तो ऊपर की तरफ कितनी फोर्स रहेगी हमारे पास, ऊपर की तरफ जो है हमारे पास 13.5 जो है न्यूटन की फोर्स बच गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीचे की ओर, नीचे की ओर कितनी फोर्स, सॉरी नीचे तो बची नहीं, अब इधर की बात करते हैं। इधर है 8.5 टुवर्ड राइट जो है, और इधर जो है लेफ्ट की तरफ 5 न्यूटन है, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो 8.5 में तो 5 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, 3.5। इधर कितनी फोर्स बची हमारे पास, अच्छा सॉरी ये वाला ये हमने सही से नहीं करा, ये क्या था 13.5 था, उसमें से 10 गए तो कितना बचेगा, खाली 3.5 बचेगा बेटा, ठीक है। अच्छा और ये 8.5 में से 5 गए तो इधर कितना बचेगा, ये बचेगा 3.5, ये भी 3.5, तो बाई चांस दोनों सेम ही आ गए, ठीक है। तो अब क्या करें, दो फोर्सेज में हमने क्या कर दिया, हमने कितनी 3 फोर्सेज थी, इनको हमने ले देखी कितनी भी फोर्स हो, लास्ट में जब तुम इस वाले प्रोसेस को करोगे यानी रिजॉल्व वगैरह करोगे, लास्ट में तुम्हारे पास 2 ही फोर्स रह जाएंगी, ठीक है। और 2 फोर्स में तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अब मैं बताऊँ इनका रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ, हाँ इस वाले फॉर्मूले से मैं क्या कर सकता हूँ, इनका रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ। तो रिजल्टेंट का जो रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, पहले ए का स्क्वायर यानी फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर यानी 3.5 का स्क्वायर प्लस कितना 3.5 का क्या स्क्वायर प्लस कितना 2a 3.5 और b कितना है वो भी 3.5 और इनटू कितना cos 90, cos कितना 90 और cos 90 क्या होता है, वो तो 0 होता है। तो cos 90 जब ये 0 होगा, ये वाली चीज़ जब 0 होगी तुम्हारी, तो ये वाला पूरा टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हुआ, 0 इंटू दिस, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो इसकी वजह से आएगा 3.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल हमें रिजल्टेंट मालूम पड़ गया, और डायरेक्शन निकालनी होगी तो मैं इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्शन भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखो आप हमने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर मुझे ये दोनों फॉर्मूले मालूम है तो मेरे पास और कितनी भी फोर्सेज दी हुई हैं, कितनी भी फोर्सेज या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी दी है, फोर्सेज ही नहीं कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, फोर्सेज हो, कोई भी हो, ठीक है, बस वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, उन वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट जो है हम इन 2 फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है, चाहे वो कितने भी हों। बस हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी है फोर्सेज उनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर हम देखेंगे जब हम कन्वर्ट करेंगे लास्ट में सिर्फ 2 ही फोर्स बचेंगे और उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 होगा। और फिर जब दो में तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैं रिजल्टेंट निकाल लूँगा और फिर मैं क्या निकाल सकता हूँ, डायरेक्शन निकाल सकता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ जो वेक्टर के बारे में मालूम होना चाहिए वो है डॉट प्रोडक्ट। 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में एक्चुअली आपको जो है इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। क्यों, आप इस चैप्टर में एक क्वांटिटी पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ने वाले हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्वांटिटी पढ़ोगे बेटा, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई वेक्टर ई डॉट डेल एस, ई डॉट डेल एस, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। ई डॉट मतलब ये डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट मतलब ये जो है डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा। तो इस क्वांटिटी को जो है तुम सॉल्व तभी कर पाओगे जब तुम्हें ये मालूम हो कि डॉट प्रोडक्ट निकलता कैसे है, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है। तो इसके लिए सपोज करो मेरे पास 2 क्वांटिटी हैं, अगेन एक वेक्टर ए है, ठीक है, एक वेक्टर बी है, और इनका मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो किसके बराबर होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसको और अच्छी तरह समझना है तो आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि हमारे
पास जो है 3 यूनिट वेक्टर होते हैं, ठीक है। एक आई होता है जो एक्स डायरेक्शन में होता है, एक वाई होता है, सॉरी वाई नहीं जे होता है जो वाई डायरेक्शन में होता है, और एक के यूनिट वेक्टर होता है जो जेड डायरेक्शन में होता है। ये 3 क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। इन सब का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। और बस डायरेक्शन का फर्क है, आई जो है एक्स डायरेक्शन में होगा, जे जो है वो वाई डायरेक्शन में होगा, के जो है वो जेड डायरेक्शन में होता है। ओके ओके। और इन सब का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। ये चीज़ अगर तुम्हें मालूम है तो अब बता मुझे, अगर मैं जो है यहाँ पे आई डॉट आई निकालूँ तो क्या होगा। आई डॉट अगर मैं आई निकालूँ तो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किससे हो रहा होता है, पहले वाले का मैग्नीट्यूड। तो पहला वाला क्या है, यूनिट वेक्टर है आई, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 इंटू बी, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, दूसरा वाला भी आई है, आई क्या है एक यूनिट वेक्टर होता है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1। और कॉस कितना, इनके बीच का एंगल, तो आई आई क्या है, दोनों एक्स ही डायरेक्शन में है, तो जब सेम डायरेक्शन होती है तो एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारा 0 डिग्री, ठीक है। तो ये ओवरऑल सॉल्व होकर कितना है, cos 0 1 होता है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ओवरऑल कितना आ गया, 1 आ गया। सिमिलरली जे डॉट जे बी क्या आएगा तुम्हारा, वो भी 1 आता है। और सिमिलरली के डॉट के बी क्या आएगा हमारा, वो भी 1 ही आता है। लेकिन अगर ये सिमिलर है तो 1 आएगा, यानी आई डॉट आई 1 आएगा, जे डॉट जे 1 आता है, और के डॉट के क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन अगर ये डिसिमिलर है, मतलब एक आई है सपोज करो और एक सपोज करो जे है, और इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो तो 100% कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, देखो पहले क्या करना, वही वाला फॉर्मूला आई है, ठीक है। पहले फर्स्ट वाले का क्या मैग्नीट्यूड, जो कि फर्स्ट वाला आई है तो आई का मैग्नीट्यूड 1, सेकंड वाला यानी जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर तो जे भी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। और कॉस कितना, आई और जे के बीच में कितना एंगल होता है, आई एक्स डायरेक्शन है, जे वाई डायरेक्शन में, तो एक्स और वाई डायरेक्शन में कितना एंगल होता है 90 डिग्री। और कॉस 90 होता है 0, तो जब ये 0 होगा तो ये सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है, इसलिए 0। तो आपको ये देखना आई डॉट जे करूँ या जे डॉट के करूँ या के, ठीक है, के डॉट आई करूँ, इन सब का आंसर क्या आने वाला है आपका, सबका आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। अब इसका अगर तुम्हें ये चीज़ मालूम है कि अगर सेम है तो क्या आएगा तुम्हारा 1 आएगा, और अगर डिफरेंट है तो क्या आएगा 0 आएगा। ये दो चीज़ें बस आपको मालूम होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसका एप्लीकेशन, इसका यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। सपोज करो मेरे पास 2 वेक्टर क्वांटिटी ली, ठीक है, या सपोज करो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो हमें दे रखा है इसी का एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, ठीक है, तो इसे कट करते हैं। जैसे मुझे है ना सपोज करो फाई कैलकुलेट करना है और मुझे ई वेक्टर मुझे सपोज करो दे रखा है, ई वेक्टर दे रखा है सपोज करो, ठीक है, 4i प्लस 3j प्लस 5k सपोज करो, रैंडमली मैंने ये डेटा ले लिया, ठीक है। और हमें जो है एरिया वेक्टर भी दे रखा है, एरिया वेक्टर दे रखा है मुझे सपोज करो 2i प्लस 5j प्लस 2k सपोज करो, ये हमें क्या दे रखा है, एरिया वेक्टर दे रखा है। और हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी डेल फाई बताइए, ठीक है, समझ में बस। तो हमें सिंपली क्या है, ये तो यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, समझ में, ये चीज़ तो कुछ भी हो, ठीक है, बस आपको मेन चीज़ समझ में आनी चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले क्या फाई का, डेल फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डेल एस, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। ई की वैल्यू रखो क्या है 4i प्लस 3j प्लस 5k, सब यूनिट वेक्टर इसलिए कैप लगाते देख रहे हैं, ठीक है। इनका डॉट निकालना है यूनिट एरिया वेक्टर के साथ। एरिया वेक्टर क्या है 2i प्लस 5j प्लस 2k। अब बताइए कैसे करेंगे, अब बताओ 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और आई डॉट कितना होता है तुम्हारे पास, आई डॉट आई को आई से इंटू करोगे तो मैंने बताया था आई को आई से करोगे तो 1 आएगा, तो ये क्या होगा 8 इंटू 1 प्लस 4 को फिर 5 से करो, 4 5 का कितना होगा 20, लेकिन आई और जे ये तो दोनों अलग अलग हो गए, आई और जे कितना आता है वो तो 0 आता है, तो ये इंटू क्या होगा 0 प्लस 4 को अब 2 से करो, 4 2 जा 8, ठीक है, और आई और के फिर से अलग अलग हो गए तो इसका आंसर भी क्या आएगा 0, ठीक है। फिर प्लस अब 3 से सबको इंटू करो, 3 2 जा
6 और जे और आई फिर से अलग अलग हो गए, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 0 प्लस 3 को 5 से करो, 3 5 था 15 और जे जे क्या होते हैं, जे डॉट जे सैम आगे, सैम तो कितना एंगल होगा 1, मतलब कितनी वैल्यू होगी 1, तो इसकी इंटू 1। फिर 5 को 2 से करो, 5 2 जा 10, ठीक है, सॉरी 3 को 2 से करो, 3 2 जा 6 और ये क्या है जे वो है के, तो इसका फिर से क्या आएगा 0 आएगा। अब लास्ट वाली रो रहेगी बस हमारे। अब 5 को इन तीनों से इंटू करो, 5 2 जा 10, लेकिन के और आई तो डिफरेंट है, तो इसका क्या होगा 0। सिमिलरली 5 5 जा 25 और के और जे फिर से डिसिमिलर है, इसलिए इसका अभी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। फिर 5 2 जा 10, ठीक है, और ये के क्या होंगे 1 बन जाएगा, के सेम हो गए तो सेम तो 1। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर कितना होना है 8 बन जाए 8, एक तो ये बचेगा प्लस ये सब 0 जाएंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 15 बन जाए 15, एक ये बचेगा प्लस ये 0, ये 0, ये 0 प्लस लास्ट में क्या बचेगा 10 बचेगा। तो ये हमारा क्या आएगा आंसर आएगा, ठीक है। तो 15 8 और 15 23 और 10 33, तो इसका आंसर कितना आ गया 33, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है किसी वेक्टर का क्या निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। बिना डॉट प्रोडक्ट के जो है आप इस चैप्टर में, ठीक है, कंफर्टेबल फील नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको डॉट प्रोडक्ट आना ही चाहिए। वेक्टर के अंदर एक और चीज़ जो आपको मालूम होनी चाहिए वो है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इससे पहले हम सीखे थे डॉट प्रोडक्ट, और इसको दूसरी जो इसके बाद जो हमें मालूम होना चाहिए वो है क्रॉस प्रोडक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी इसको कहा जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, देखो इस चैप्टर में एक आप क्वांटिटी पढ़ने वाले टॉर्क, और टॉर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है P क्रॉस E के बराबर होता है। किसके बराबर होता है P क्रॉस E। यहाँ पे P क्या है डाइपोल मोमेंट, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और टाउ क्या है टॉर्क है, और बीच में ये क्रॉस लगा हुआ है, यानी ये दो वेक्टर क्वांटिटी का हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अब अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फिर जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो दो क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, तो इसका मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। एक सपोज एक क्वांटिटी ए है, एक सपोज क्वांटिटी बी है, ठीक है, और मुझे इनका क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो ये मुझे बताता है कि क्या होगा, पहले का मैग्नीट्यूड, पहली वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, और इंटू क्या साइन थीटा। इतने से तो तुम्हारा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और एक यूनिट वेक्टर एन कैप, और ये जो एन कैप होगा ना, ये जो एन कैप जो है, एन जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होगा टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों ए और बी के बी वेक्टर के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये इसकी कंडीशन होती है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम अप्लाई करते हैं फिर से, ठीक है। तीन हमारे यूनिट वेक्टर आई जे और के पे, ठीक है, ये हमारे तीन यूनिट वेक्टर हैं। अगर सपोज करो मुझे आई डॉट आई निकालना है तो क्या आएगा इसका आंसर, इसके अकॉर्डिंग जो है, ठीक है। तो आई डॉट आई, तो क्या बोला था इसने कि पहले का मैग्नीट्यूड, तो ये आई तो यूनिट वेक्टर है, इसका पहले का मैग्नीट्यूड होगा 1, दूसरा भी यूनिट वेक्टर है तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, इंटू क्या करना है हमें साइन थीटा। साइन कितना एंगल होगा बताइए, दोनों एक्स ही डायरेक्शन में, आई आई मतलब दोनों ही क्या है एक्स डायरेक्शन में, तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और इंटू एन कैप। अब साइन 0 क्या होता है, वो तो 0 होता है, तो 0 इंटू सब क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो ये 0 वेक्टर आ गया तुम्हारा, क्या आ गया 0 वेक्टर आ गया, ठीक है। तो आई डॉट आई किसके बराबर होगा, 0 वेक्टर के बराबर। सिमिलरली जे डॉट जे बी किसके बराबर होगा तुम्हारा, जे डॉट जे बी किसके बराबर होगा 0 वेक्टर के बराबर। और ऐसे ही के सॉरी क्रॉस लगाना है इसमें, ठीक है, क्या लगाना है क्रॉस। आई क्रॉस आई किसके बराबर होगा 0 वेक्टर के बराबर। जे क्रॉस जे ये भी किसके बराबर होगा 0 वेक्टर के बराबर। ऐसे ही के क्रॉस के ये भी किसके बराबर होगा 0 वेक्टर के बराबर होगा। के क्रॉस के भी किसके बराबर होगा 0 वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो सिमिलर हो गए, ठीक है।
यानी अगर सेम सेम होंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। आई आई जैसे जे जे के ये सब सेम सेम है और इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब बात करते हैं अगर डिफरेंट हो मतलब सपोज करो एक आई है और इसको मैंने क्रॉस कराया जे के साथ, तो क्या आएगा। तो फिर से पहले का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड 1 इंटू, ठीक है, पहला भी यूनिट वेक्टर दूसरा भी यूनिट वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया। साइन कितना होगा, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, यानी एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ये साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। अब बात करते हैं एन वेक्टर। एन क्या होता था, मैंने तुम्हें बताया था, एन एक ऐसा वेक्टर होता है जो इन दोनों वेक्टर, ठीक है, ए यहाँ पे जैसे ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, यहाँ तो ए और बी की जगह क्या है, आई और जे। आई है एक्स डायरेक्शन में, जे है वाई डायरेक्शन में। तो अब बताओ एक्स और वाई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होती है, जो एक्स के भी परपेंडिकुलर और जे के भी परपेंडिकुलर हो, मतलब एक्स के भी परपेंडिकुलर और वाई के भी परपेंडिकुलर, तो वो है जेड डायरेक्शन। और जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, के वेक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा, के होगा। यानी इसका जो सॉल्व करेंगे आई क्रॉस जे, इसका आंसर क्या आएगा, के आएगा। सिमिलरली अगर मैं जे क्रॉस के करूँगा तो उसका आंसर आएगा आई कैप, ठीक है। और सिमिलरली जो है के क्रॉस जब हम आई करेंगे तो इसका आंसर आएगा जे कैप। तो इस देखो, अगर मैं तुम्हें साइकिल बना के दिखाऊं, अगर सपोज करो यहाँ पे हमारा आई है, यहाँ पे हमारा जे है और यहाँ पे हमारा के है, और अगर तुम्हारा जो है तुम इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो, जैसे आई क्रॉस जे, तो उसका आंसर के आएगा, जे क्रॉस के तो उसका आंसर आई आएगा, प्लस में आएंगे। लेकिन अगर इस साइकिल के अपोजिट चलोगे, जैसे कि पहला वाला आई क्रॉस जे था, अगर तुम जे क्रॉस आई करोगे तो क्या आएगा, आंसर तो के ही आएगा, जैसे यहाँ पे के आया है, लेकिन माइनस का के आएगा, ठीक है। सिमिलरली इसको अगर मैं, ठीक है, उल्टा कर दूँ, मतलब के क्रॉस सॉरी जे कर दूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा, इसका आंसर आएगा माइनस आई। और ऐसे ही के क्रॉस आई दे रखा है जो कि जे है, अगर मैं आई क्रॉस के कर दूं तो क्या आएगा आंसर, माइनस का जे। तो इस तरीके से क्या है हम निकाल सकते हैं। अब इसके लिए एक एप्लीकेशन कर लेते हैं, एक छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, जो कि क्या है 2i प्लस, ठीक है, 2j 3j और प्लस क्या 5k सपोज करो, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एक वेक्टर ए है। सिमिलरली सपोज करो एक वेक्टर बी है जो कि है 3i प्लस 4j प्लस 2k। और अब हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी, तो बताओ, देखो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले मैं ए रखूँगा। ए क्या है हमारे पास बताइए, ए है 2i प्लस 3j प्लस 5k। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है b से। b क्या है हमारे पास, b जो है वो हमारे पास है 3i प्लस 4j प्लस 2k। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। पहले मैं 2i को i से करूँगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। और मैंने बताया था i क्रॉस i जो होता है वो क्या बताया था हमने, i क्रॉस जो i होता है, सॉरी एक मिनट रुकिए पेन, हाँ, आई क्रॉस आई सेम जब होते हैं तो क्या होता है, आई क्रॉस आई कितना आया था हमारे पास, 0 आया था, ठीक है। तो सेम होंगे तो क्या आएंगे, आंसर 0 आएगा। देखो बेटा ये लिखा हुआ, ठीक है, आई क्रॉस आई, इसका आंसर क्या आया था, 0 आया था, ठीक है। ऐसे ही जे क्रॉस जे, इसका आंसर भी 0, यानी सेम होंगे तो आंसर क्या आता था, 0 आता था, ये याद रखना है। तो आई क्रॉस आई आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब 2 को इससे भी करो, 2 को 4 से करो, 2 4 जा 8, ठीक है, 8। और क्या है आई जे, आई और क्या है जे, तो यूज़ करो बेटा आई जे, तो क्या आएगा इसका आंसर, के आएगा प्लस का, क्योंकि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या बताया था मैंने आपको, क्लॉकवाइज जाओगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, आई जे का के आएगा, आई और जे का क्या आएगा, के प्लस 2 को अब इससे करो, 2 2 जा 4 4 और आई के, आई
देखो यहाँ पे है आई और ये के, तो तुम उल्टा चल रहे हो, तो इसका आंसर आएगा तो जे, लेकिन माइनस का जे आएगा। किसका आएगा? माइनस का जे। तो ये हो गया प्लस। अभी तो मैंने इस 2 से सबको करा, अब इस 3 से सबको करो। 3 3 जा 9 हो गया। और जे आई, जे और आई देखो फिर से उल्टे जा रहे हो, ठीक है। जे यहाँ पर है और आई तुम इधर जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा तो के, लेकिन माइनस का के आएगा, ठीक है। अब सिमिलरली 3 को 4 से करो। 3 4 जा 12। अब दोनों सेम सेम आ गए। सेम सेम पे क्या बताया था मैंने? क्रॉस में सेम सेम में क्या आता है? आंसर 0 आता है। अब 3 को किससे करना है? 3 2 जा 6 से। 6 और क्या है? 3 2 जा 6। जे के तो फिर क्या आएगा? आई आएगा। और ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? आई प्लस का आएगा, ठीक है। अब लास्ट रह गया बस हमारा। लास्ट क्या है हमारे पास? 5 को इंटू करना है, तो 5 3 जा 15, ठीक है। 5 3 जा 15। के आई, तो के आई सही जा रहे हैं, के और आई क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्या आएगा इसका आंसर? जे आएगा प्लस का, ठीक है। अब 5 को इंटू करो। 5 4 जा 20। के जे उल्टे जा रहे हो बेटा, के ये रहा और जे ये रहा, तुम उल्टे जा रहे हो, तो आएगा आंसर आई, लेकिन किसका आएगा? माइनस का आई। अब लास्ट रह गया 5 2 जा 10। सेम है तो फिर क्या आएगा? सेम है तो आंसर 0 आएगा। तो ओवरऑल हमारे पास ये बचा। तो बताओ हमारे पास 8 के ये रहा और एक जो है के वाला ये रहा -9 के। तो 8 के में से 9 के गए तो कितना बचेगा? माइनस का के। एक तो ये आ गया। अब बात करते हैं जे वाले की। -4 जे और कहाँ है? ये रहा 15 जे। तो 15 में से 4 गए, 15 जे और -4 जे। 15 में से 4 गए तो कितना बचेगा? 11 जे बचेंगे प्लस के, ठीक है। आई वाले देखो 20 आई ये रहा माइनस का और 6 आई ये रहा, तो 20 में से 6 गए तो कितना बचेगा? माइनस का 14 आई। अब बस इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं हम, क्योंकि आई वाला जनरली हम पहले लिखते हैं। तो इसका आंसर फाइनली क्या बनेगा? -14 आई, ठीक है, प्लस 11 जे और प्लस नहीं माइनस आएगा, सॉरी इरेजर। हाँ 11 जे और माइनस क्या? के। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर आएगा। तो हमने यहाँ इस स्लाइड में सीखा कि कैसे हम जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। क्यों सीखा? क्योंकि हमें जो है इस चैप्टर में एक वेक्टर क्वांटिटी पढ़नी है, टॉर्क, जो कि P और E, वेक्टर P और वेक्टर E का क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इसके अलावा जो हमें इस चैप्टर के रिगार्डिंग मालूम होना चाहिए वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। तो हमारे पास 3 मोशन ऑफ इक्वेशन है, जिसमें सबसे पहली है v = u + at। इसके बाद एक है हमारे पास s = ut + ½ at²। और एक है हमारे पास 2as = v² - u²। यहाँ पे u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी होती है, ठीक है। a एक्सेलेरेशन, t टाइम और s जो है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। इसका यूज़ है, देखो कैसे यूज़ है। जैसे सपोज करो यहाँ पे हमारे पास जो एक प्लेट दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो है एक और प्लेट दी हुई है, ठीक है, सपोज करो निगेटिव है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक प्रोटॉन को जो है रिलीज़ कर दिया, ठीक है, प्रोटॉन को जो रिलीज़ कर दिया और यहाँ पे रख दिया। अब वो क्या होगा? उस पर फोर्स लगेगी और जिसकी वजह से वो क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। तो आपसे कुछ पूछ लिया कितना एक्सेलरेशन होगा, ये पूछ सकता कितना टाइम लगेगा। ये सपोज गैप दे दिया तो मैं सपोज 1.5 सेंटीमीटर, तुम्हारे NCERT का ही एग्जाम्पल है। इतना जो है डिस्टेंस है, तो इसे कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक का दिया जो है। तो आपको पहले एक्सेलरेशन वगैरह पता करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये सॉल्व होगा, ठीक है। और इसमें जो है बहुत सा मतलब इसमें जो है इस मोशन ऑफ इक्वेशन का क्या होने वाला है? भर के जो है कंसेप्ट का यूज़ होने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है इसका, ठीक है। तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन सही से मालूम होना चाहिए।
अच्छा गॉस लॉ जब पढ़ोगे तो वहाँ पे जो है एक एरिया वेक्टर आएगा, और एरिया वेक्टर के लिए जो है आपको सरफेस एरिया निकालने आने चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? सरफेस एरिया, जो आपने 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़ा था। तो मेंसुरेशन के आपको कुछ फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, जैसे कि एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, स्फीयर का मालूम होना चाहिए। स्फीयर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और क्या मालूम होना चाहिए? जैसे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? तो वो कितना होता था? 2 पाई आर एच होता था, ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल भी आएगा तुम्हारा, एरिया ऑफ सर्कल ये कितना होता है? तो ये पाई आर स्क्वायर होता है। इसके अलावा जो है आपको, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि कितना होता है? साइड इंटू साइड यानी ए स्क्वायर। और एक जो तुम्हें ज़रूरत पड़ने वाली है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि कितना होगा हमारे पास? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये बेसिक फॉर्मूले जो है तुम्हें मालूम होने चाहिए, ठीक है। इनका जो है यूज़ है, क्योंकि गॉस लॉ के अंदर एरिया वेक्टर का जिक्र है, वहाँ पे आपको जो है ये सारी बातें मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। कुछ मेंसुरेशन के फॉर्मूले मालूम होने ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो है, जैसे अगर मैं बात बताऊँ तो इसमें जैसे कि तुम्हारा गॉस लॉ के अंदर जो है, ठीक है, जब आप गॉस लॉ लगाओगे तो आपको जो है एरिया चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे लगा रहे हैं इस वाली सरफेस पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस सरफेस का एरिया मालूम होना चाहिए। क्या सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके पे लगाओगे तो ये क्या है? ये सिलेंडर का क्या है? कर्व सरफेस एरिया है, जो कि 2 पाई आर एच हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसमें जो है इन फॉर्मूले का यूज़ होने वाला है इस चैप्टर के अंदर। अब प्रीफिक्स का तो हर चैप्टर में यूज़ होता है, ठीक है। आप 11th में भी बहुत सारा यूज़ पढ़ोगे, लेकिन इस चैप्टर में भी इसका बहुत सारा यूज़ है। जैसे कि सपोज करो तुम्हारे पास 10 टू द पावर -1 है, तो इसे क्या बोलते हैं? डेसी, ठीक है, डी से इसको डिनोट किया जाता है। ऐसे 10 टू -2 है तो इसको क्या बोलते हैं? सेंटी, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 टू -3 है तो इसको बोलते हैं मिली, ठीक है, स्मॉल एम से इसको डिनोट किया जाता है। 10 टू द पावर -6 है तो इसको बोलते हैं माइक्रो। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा तुम्हारा, ठीक है, माइक्रो। जैसे तुम्हें देगा 10 माइक्रो प्लस 10 माइक्रो कूलाम, ठीक है। तो ये म्यू का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि म्यू मतलब माइक्रो, और इसका मतलब होता है 10 टू -6। 10 टू द पावर -9 नैनो को बोलते हैं, ठीक है, और इसका सिंबल एन होता है। इसी तरीके से तुम्हारा जो है 10 टू द पावर -12 ये क्या होता है? पीको, ठीक है, पीको, इसका सिंबल पी होता है। एंड बस इतने ये इसके आगे भी है, लेकिन आपको इतने से ही आपका काम हो जाएगा। मतलब ये क्या होगा तुम्हारा? लेस देन 1 वाले, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेटर देन 1 वाले, ठीक है। जैसे कि 10 की पावर 1, ठीक है, पॉजिटिव पावर वाले, इसको डेका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेका। इसका सिंबल डी ए होता है। 10/2 हेक्टो, ठीक है, हेक्टो, और सिंबल क्या होता है इसका? एच होता है। 10/3 किलो, सिंबल क्या होता है? स्मॉल के होता है। 10 टू द पावर 6 मेगा, सिंबल कैपिटल एम होता है। 10 टू द पावर 9 गीगा, सिंबल जो है कैपिटल जी होता है। ऐसे 10/12 भी होता है, ठीक है, 15 भी होता है। तो ठीक है, 10/12 जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेरा, सिंबल जो है कैपिटल टी होता है। इसके बाद 10/15 पीटा एंड सो ऑन। लेकिन इतना ही यूज़ होगा तुम्हारा जो, ठीक है, जिसमें ये माइक्रो वगैरह वाला बहुत यूज़ होने वाला है। पीको, ठीक है, नैनो वाला बहुत यूज़ होगा, पीको वाला बहुत यूज़ होगा। तो ये प्रीफिक्स का आपको पहले से ही आइडिया होना चाहिए। एक और चीज़ जो इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको आनी चाहिए वो है इंटीग्रेशन। बेसिक लेवल आपको इंटीग्रेशन का आना चाहिए। एक्चुअली जो इंटीग्रेशन है वो मैथमेटिक्स का एक टूल है, ठीक है। तो लेकिन इस चैप्टर में इसका यूजेज है, तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल dx का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो खाली क्या आएगा? x आएगा, प्लस c भी आएगा। लेकिन अभी आपको मैन बस बात ध्यान रखो, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, और अगर मैं जो है dy का करूँगा तो क्या आएगा? y आएगा। सिमिलरली अगर मैं dz का करूँगा तो z आएगा, एंड सो ऑन। अगर मैं df का करूँगा तो क्या आएगा?
खाली एफ आएगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि अगर तुम्हारे पास जो है इस तरीके का फॉर्मेट है तो इसका आंसर इस तरीके से आता है। ठीक है, दूसरी बात तुम्हें जो याद रखनी है, सपोज करो अगर आपके पास जैसे x की पावर 3 है और यहाँ पे क्या है dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका इंटीग्रेशन जो होगा x की पावर 4 हो जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा। यहाँ पे जो एक पावर आपको क्या करनी है, सिंपली बढ़ा देनी है। ठीक है, समझ में बात आपको। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको कोई इंटीग्रेशन पूछता है x टू दी पावर सपोज करो 5, x टू दी पावर सपोज करो 5 dx, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी और अपॉन में 6 प्लस सी, भले एक कांस्टेंट भी आएगा, लेकिन आपको मैंने भी इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं अगर सर इसके साथ कोई कांस्टेंट भी आ जाए, सपोज एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर साथ में एक कोई कांस्टेंट भी है, अब कैसे करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो भी कांस्टेंट टर्म होते हैं ना, जो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो टर्म जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन ये क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मैंने क्या बताया था, एक्स की पावर 2 है, तो आपको क्या करना है, सिंपली एक पावर बढ़ा दो। ठीक है, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 3 अपॉन में 3, और यहाँ पे पहले से बाहर क्या था, 5 था, ये तो रहेगा ही तुम्हारा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने पॉलिनोम इतना ही आपको बस मालूम होना चाहिए। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखनी है, अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, खाली कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ओनली क्या है, कांस्टेंट टर्म है और कुछ नहीं है, जैसे कि 5 dx है, तो इसमें फिर से वही 5 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या आएगा, पहले बाहर आएगा, अंदर क्या रहेगा dx, और dx का इंटीग्रेशन अभी हम बताए थे क्या होता है, x, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा 5 और dx का बन जाएगा x, तो इसका आंसर क्या बन गया 5x। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। अब देखो एक लेवल और, ठीक है, कभी कभी तुम्हें जो है ये यहाँ पे लिमिट दे रखी है, डेफिनेट इंटीग्रल होगा तो यहाँ पे लिमिट दे रखी है, जैसे सपोज करो 1 से लेके 2, ठीक है, तक ये लिमिट दे रखी है, और यहाँ पे जो है x dx है, ऊपर कोई पावर नहीं है तो यहाँ पे कितना होगा, 1 माना जाएगा, कुछ पावर नहीं है तो 1, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बताओ, तो x की पावर 1 है तो क्या हो जाएगी, x की पावर 2 हो जाएगी और अपॉन में 2 हो जाएगी। अब ये यहाँ पे लिमिट भी दी हुई है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक, तो आपको क्या करना है, इस वाली x के अंदर एक बार 2 वैल्यू डालनी है, तो यहाँ 2 रख दिया, तो 2 की पावर 2 अपॉन में 2। ठीक है, और फिर एक बार क्या रखना है आपको, इसमें यहाँ पे जो है x की जगह 1 रखना है, माइनस साइन लगा के, तो आपने एक बार यहाँ पे 1 रखा 1 का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तुम्हारे पास 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में 2, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 2 4 माइनस 1 3 3/2, तो इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। ये वाला फॉर्म बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, तो आपको इतना, अगर इतना बेसिक चीज़ें मालूम है इंटीग्रेशन की, तो इस चैप्टर के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, मैं खाली इस चैप्टर के बोल रहा हूँ, ठीक है, आगे की चैप्टर की बात नहीं हो रही है, अभी मैं इस चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए दिस इन्फॉर्मेशन जो है वो सफिशिएंट रहने वाली है।